MSQ, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में एक एक करके अब आप समझते चले जाना इसमें आंसर कैसे पिक करते हैं, यहां से आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर। अब यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो आपको शायद याद हो कि पहली क्या होती थी, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, एंड दूसरा लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टू रेफरेंस पॉइंट्स मिनिमम। अब यहीं पे देखो लिखा है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट इज करेक्ट। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर एक तो ए हो जाएगा, ठीक है। फिर है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, गलत है। उसके बाद टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरमेंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। सी भी करेक्ट है। डी पढ़ो टू लोकेट अ न्यू स्टेशन बाय मेजरिंग एटलीस्ट 3 फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने देखो 2 आंसर्स आए, तो अगर आपने ए पिक किया होता तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। अगर आपने सिर्फ सी पिक किया होता तब भी मार्क्स नहीं मिलते। तो इसमें मार्क्स तभी मिलेंगे जब जितने करेक्ट आंसर्स वो सारे आप पिक किए रहेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर अगर ए का हमें पिक करना होगा तो ए एंड सी दोनों पे मैं क्लिक करूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, करेक्ट फॉर द जियोरेटिक सर्वेइंग। 2 प्लम्ब लाइंस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल। आप बताओ जियोरेटिक में क्या होता है। जियोरेटिक सर्वे अगर देखोगे ना तो वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और एक प्लम्ब लाइन ऐसा, दूसरा प्लम्ब लाइन ऐसा, तो ये पैरेलल कहाँ हुआ, दे विल इंटरसेक्ट एट सेंटर, नो, ठीक है। तो लिखा है 2 प्लम्ब लाइंस एट 2 डिफरेंट प्लेसेस आर पैरेलल, तो पहला तो गलत लिखा है। फिर लिखा है 2 प्लम्ब लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो बी तो करेक्ट है, इसमें इंटरसेक्ट तो करेगा, वो भी कहाँ पे, सेंटर पे, ठीक है। आगे देखो सी, अर्थ कर्वेचर इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, ऑफ कोर्स यस, सो बी, सी इज आल्सो करेक्ट। और फिर है लार्ज एरिया टेकन इनटू कंसिडरेशन। जब भी जियोरेटिक की बात करते हैं तो ऑलवेज इट इज टेकन ओनली इन लार्ज एरिया, सो बी, सी एंड डी, ऑल 3 आर द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट विल मूव, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब तीसरे क्वेश्चन में देखो लिखा है स्लोप करेक्शन लिखा हुआ पहले, और आपको मालूम होगा स्लोप करेक्शन की वैल्यू h² नॉट होती थी, और उसमें निगेटिव करेक्शन का नेचर हुआ करता था, तो पहला तो करेक्ट है। आगे देखो सैग करेक्शन w² L/24 pm², तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो नेचर लिखा है ना प्लस, वो गलत है, क्योंकि आपको मालूम है सैग करेक्शन नेगेटिव होती है, तो बी तो रॉन्ग हो गया, ए करेक्ट है। फिर देखो MSL करेक्शन L/H/R, और ये नेगेटिव होती थी, तो यहाँ पे नेगेटिव अप्लाई है, करेक्ट है। पोल करेक्शन इट कैन बी प्लस और माइनस ऑल्सो, ठीक है, PM - P0 L/A, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या पिक करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कौन कौन सा हो जाएगा, ए, फिर सी एंड डी, बी इज रॉन्ग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ऑफसेट्स, देखो इसमें लिखा है लैटरल मेजरमेंट्स आर मेड विद रिस्पेक्ट टू सर्वे लाइन। तो पहले तो आप ये समझ लो कि जब हम लोग ऑफसेट की बात करते हैं तो वो हमेशा लैटरल मेजरमेंट होती है जो सर्वे लाइन से ली जाती है, तो ये तो करेक्ट है। परपेंडिकुलर इरेक्टेड फ्रॉम द चेन लाइन, ये भी करेक्ट है, ठीक है। आगे देखो टू अवॉइड द अननेसेसरी वॉकिंग डिस्टेंस, ये सब तो बेकार लिख रखा है। मेजरमेंट विच आर नॉट मेड एट राइट एंगल टू द चेन लाइन्स, ठीक है, मेजरमेंट विच आर नॉट मेड एट राइट एंगल टू द चेन लाइन। तो ऑफसेट्स की जब बात करते हैं ना तो लैटरल मेजरमेंट को बोलते हैं, और परपेंडिकुलर इरेक्ट आप करना चाहते हो, तो इसमें ए और बी दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ए एंड बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, अब इसमें देखो ए 4 बेरिंग ऑफ लाइन AB इज गिवन एंड द 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC इज ऑल्सो गिवन, तो आपको निकालना क्या है, एंगल ABC, लेकिन ये नहीं बताया कि एंगल किस साइड का चाहिए। तो एक चीज तो आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई 2 लाइंस हैं उसके बीच का एंगल पूछा है, लेकिन ये नहीं बताया किस साइड का। तो आप तो जानते हो ना 2 लाइन के बीच में अंदर में भी एंगल बनेंगे और बाहर में भी, तो 2 आंसर तो आपको यहीं पे दिखाई देना चाहिए अभी। सो AB ये है नॉर्थ ईस्टर्न, चलो ठीक है, A से B इट इज नॉर्थ ईस्टर्न, कितने डिग्री का एंगल बना, 75 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। ये हो गई 4 बेरिंग ऑफ A, और यहाँ पे कहीं पे B है, AB। उसके बाद 4 बेरिंग एंड 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC, BC की 4 बेरिंग ऑफ लाइन BC इज
960 डिग्री ईस्ट, 960 नहीं होगा, ये बेसिकली मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, जहाँ पे नॉर्थ या साउथ लिखना चाहिए था, तो मैं मान लेता हूँ इसको साउथ 60 डिग्री, आप इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ठीक है, आप इसको ऐसा लिख लो, मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, प्लीज मेक स्मॉल करेक्शन इन द क्वेश्चन। 4 bearing of AB, consider this as 9, sorry, this is north 75 degree 30 minutes east, and 4 bearing of BC is equal to south 60 degree east। अब देखो इसमें 9 लिखा हुआ ना, तो मैंने उसको सॉल्व करने के लिए आपको बोला है कि इसको आप साउथ लेके सॉल्व कर लो। आई डोंट नो कि उन्होंने साउथ लिखा था या नॉर्थ लिखा था, लेकिन ये जो मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन में, उसको मैं बोल रहा हूँ कंसीडर करने के लिए दिस साउथ 60 डिग्री ईस्ट। तो अगर मैं साउथ 60 करूँ तो वो जो वैल्यू आ जाएगी ना, वो कुछ ऐसे आ जाएगी, ठीक है। और साउथ 60 डिग्री ईस्ट में ये हो जाएगी 60 डिग्री, और ये यहाँ पे आ जाएगी सी। अब जरा सोचो कि एंगल ए बी सी कहा है, तो मैं पहले ये पूछ लूँ कि जब ये एंगल 75 है तो ये भी एंगल कितनी हो जाएगी 75 डिग्री 30 मिनट्स। तो वहाँ से व्हाट वी कैन राइट कि जो टोटल एंगल आएगी ना, ये वाली एंगल, ये कितनी बनी, व्हाट इज दिस एंगल देन। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके लिख सकता हूँ, दिस एंगल इज 75 डिग्री 30 मिनट्स प्लस 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू 135 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। और एक और भी एंगल बनेगी जो बाहर के साइड में बनेगी, उसको भी देख लेते हैं। तो ये एक एंगल ये वाली बनेगी, और ये कितनी बन जाएगी, सो ये 135 30 है, सो बाहर की साइड में दिस इज 360 डिग्री माइनस आंसर, एंड दिस इज कमिंग 224 डिग्री 30 मिनट्स। तो आप बता दो ऑप्शन जो मैच कर रहा है वो देख लो। ए में तो ये हो गया 135 30, और सी में हो गया 224 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर ए एंड सी, दो आंसर हो गए, ठीक है। चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्लोजिंग एरर कैन बी करेक्टेड बाई। अब क्लोजिंग एरर को करेक्ट करने के लिए देखो, क्लोजिंग एरर क्या होती है आप पढ़ रखे हो। करेक्शन, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं था करेक्शन पढ़ने का, लेकिन आप जान लो उसके कुछ मेथड्स होते हैं, उसका नाम याद रख सकते हो। एक होती है बॉडिस मेथड, एक होती है ट्रांजिट मेथड, एक होती है एक्सिस मेथड, एक होती है ग्राफिकल। मतलब कि आप जब भी क्लोजिंग एरर ट्रैवर्स सर्वे में करेक्ट करना चाहते हो, यू हैव 4 डिफरेंट मेथड्स टू रिजॉल्व इट। फर्स्ट वन इज बॉडिस, ट्रांजिट, एक्सिस एंड ग्राफिकल। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बॉडिस दिया हुआ है, एक्सिस दिया हुआ है, ट्रांजिट दिया हुआ है, ग्राफिकल नहीं दिया है लेकिन लिखा इंटरनल। इसका मतलब आंसर ए बी एंड सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। लिखा है चेंज पॉइंट, लिखा चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ द लेवल। अब मैं आपको याद दिलाता हूं पहले चेंज पॉइंट। जैसे मान लो कि आपने यहां से सर्वे किया, यहां से आपने बैक साइड रीडिंग लिया, यहां पे फोर साइड लिया, दिस इज बैक साइड 1, फोर साइड 1, ये कुछ ऐसा, ग्राउंड कुछ ऐसा है। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद अगेन यू हैव टेकन द रीडिंग, दैट इज बैक साइड 2 एंड देन फोर साइड 2। तो ये जो पॉइंट है ना, जिसके बाद इंस्ट्रूमेंट की लोकेशन चेंज हुई है, इसको बोलते हैं हम लोग चेंज पॉइंट। ये तो आपने पढ़ रखा ऑलरेडी। अब देखो इसके बाद क्या क्या होता है, इस में स्टेटमेंट पढ़ना। चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ द लेवल। तो आप बताओ, इस चेंज पॉइंट से पहले लेवल यहाँ पे है, ऊपर है, और चेंज पॉइंट के बाद लेवल शिफ्ट होकर नीचे चली गई, तो शिफ्टिंग ऑफ लेवल तो हुई, तो इसका आंसर ए तो हो गया करेक्ट, ठीक है। इसका आंसर ए तो करेक्ट है। आगे पढ़ो, बेंचमार्क इज ए पॉइंट हुज आरएल इज ऑलवेज नोन, ठीक है। आप बता दो, बेंचमार्क इज अ पॉइंट हुज आरएल इज ऑलवेज नोन, करेक्ट है ना। तो बेंचमार्क तो बाय डेफिनेशन ऐसी पॉइंट हो जिसका आरएल आपको मालूम होता है, तो बी भी करेक्ट हो गई। उसके बाद सी पे चलते हैं। इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज नॉट मैंडेटरी, ये भी करेक्ट है। आप बताओ, आईएस हमेशा नहीं लेते हो ना, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिया, बैक साइड फोर साइड, इंटरमीडिएट तो है नहीं,
ठीक है, तो यहां पे सी इज ऑल्सो करेक्ट। और आगे देखो, बैकसाइड रीडिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, तो बैकसाइड हमेशा फर्स्ट रीडिंग होती है, सो डी इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देख लो, मैच कर लो यहां पे। क्वेश्चन नंबर 7 में चेंज पॉइंट इज अ पॉइंट डिनोटिंग शिफ्टिंग ऑफ द लेवल, बेंचमार्क इज अ पॉइंट हुज आरएल इज ऑलवेज नोन, इंटरमीडिएट साइट इज नॉट मैंडेटरी, करेक्ट है ये भी। और उसके बाद बैकसाइड रीडिंग इज ऑलवेज द फर्स्ट रीडिंग टेकन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, बिल्कुल करेक्ट है। सो इसका आंसर हो गया चारों, ए बी सी एंड डी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। देखो इसमें क्या लिखा है, The rise and fall method for obtaining the reduced level of a point provides the check on, check किस पे प्रोवाइड करती है, तो rise and fall का मैं आपको दिखाता हूं। जब हम लोग rise and fall का बोलते हैं ना, इसमें लिखा rise and fall का, तो वो होती थी summation of rise minus summation of fall is equal to last RL minus first RL। ठीक है, अब बताओ इसमें कहीं पे भी किसी स्टाफ रीडिंग का जिक्र हुआ नहीं, लेकिन जब मैं राइज कैलकुलेट करूंगा तो आप यहीं पे याद करो कि राइज कैलकुलेट करने में हमें जो रीडिंग की यूज आती है, ठीक है, और फॉल कैलकुलेट करने में यूज आती है, ठीक है, यहाँ पे बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड तीनों ही यूज हो जाएगी। ठीक है, आप क्या लिखते थे, राइज या फॉल इज इक्वल टू प्रीवियस रीडिंग माइनस दिस रीडिंग। ठीक है, सो ये एक्चुअली बैक साइड भी हो सकती है, इंटरमीडिएट साइड भी हो सकती है, फोर्थ साइड भी हो सकती है, तो ये तीनों ही रीडिंग इन्वॉल्व करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ साइड, बैक साइड एंड इंटरमीडिएट साइड, इसका आंसर हो जाएगा ए, बी एंड सी, ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, राइज एंड फॉल है तो तीनों ही रीडिंग आ जाएंगे। उसके बाद नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ ए पॉइंट प्रोवाइड्स अ चेक। अब इसमें HI पे बोला है, तो मैं बोलूं कि HI में जो चेक हुआ करती थी, दैट इज समेशन ऑफ बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ये होता है। तो आप बताओ इसमें कौन कौन से रीडिंग्स इन्वॉल्व हैं, तो आप वहीं पे देख लो, एक बैक साइड इन्वॉल्व है एंड दूसरा फोर साइड इन्वॉल्व है, लेकिन इंटरमीडिएट साइड का चेक नहीं होता, किसमें, HI मेथड में। तो इसमें आंसर क्या क्या हो जाएगा, B एंड A। ठीक है, फोर साइड एंड बैक साइड, तो ये हो जाएगा B एंड A। तो बेसिकली आंसर इज A एंड B। सो आई कैन राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन A एंड B। ठीक है, चलो इंटरमीडिएट पे होता नहीं है। आगे चलते हैं, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। देख रहे हो क्वेश्चन MSQ में हमेशा मल्टीपल। मैं आपको ये भी और बताता हूँ कि आप ये भी ध्यान रखना कि अभी तक ना गेट में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए नहीं थे, जनरली न्यूमेरिकल पूछते थे, लेकिन जो MSQ एरिया है, ये MSQ एरिया में न्यूमेरिकल तो बनते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा थियोरेटिकल बनते हैं। तो अब आपको थियोरेटिकली सोचना पड़ेगा, इसलिए मैंने जो आपको पढ़ाया है उसमें भी थियोरी का पार्ट हमने काफ़ी सारे इंसर्ट करते गया था। ठीक है, तो उस बात का ध्यान रखना है, थ्योरी को अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, हमेशा MSQ रिस्की होता है कि आपने 4 में से 3 ऑप्शंस करेक्ट थे, आपने 2 ही करेक्टली लिखा हुआ, तो वो गलत हो गया ना फिर आपका। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का। चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब इंक्रीजेस विथ। हालांकि मैं बता चुका हूं डिटेल में सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, आप बताओ किस पे, डायमेंशन से इंक्रीज हो जाती थी, याद होगा आपको। तो मैं यहां से एक एक करके लिखता हूं। पहला लिखा है इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब, करेक्ट है, डायमेंशन बढ़ गई, सेंसिटिविटी बढ़ गई, तो इसका आंसर में ए तो आ ही गया। उसके बाद डिक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर रेडियस डिक्रीज होगी तो सेंसिटिविटी भी कम हो जाएगी। आपको मालूम है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इसका ये जो हमने बताया ना कि सेंसिटिविटी रेडियस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है, ये डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं क्लास में। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आया तो गो बैक टू द लेक्चर एंड सी दैट केयरफुली। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगी, ये यहाँ पे जब भी मैं बोलूँ कि इंक्रीज, आप बताओ सेंसिटिविटी ऑफ द बबल ट्यूब इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आपको मालूम है कि भाई सेंसिटिविटी अगर रेडियस बढ़ती है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, रेडियस कम होती है तो सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, सो ये भी ए करेक्ट था, इंक्रीज इन लेंथ, और बी रेडियस के कारण ये भी करेक्ट है। फिर है डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। आप बता दो, अगर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड कम हो जाए तो उसकी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी और वो फास्ट मूव करेगी, तो सी भी करेक्ट हुआ। पढ़ चुके हैं वैसे ये सब आप। डिक्रीज इन स्मूथनेस, आप बताओ अगर स्मूथनेस कम हो जाए इसका मतलब रफनेस बढ़ जाए, तो उससे क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ए, बी एंड सी। ठीक है,
चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या लिखा है. चूज द एरर विच कैन बी एलिमिनेटेड इन रेसिप्रोकल लेवलिंग. बिना ऑप्शन देखे भी सोच सकते हो क्या. कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड कॉलिमेशन तीनों ही एलिमिनेट होती थी. क्या क्या लिखा है इन्होंने. पहले में लिखा एरर ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड पैरेलैक्स. गलत, पैरेलैक्स नहीं होती है. क्या होती है, कॉलिमेशन. तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, ए, फिर बी एंड फिर डी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा. फॉर एनालिटिक लेंस एडिटिव कांस्टेंट c इक्वल टू 0, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट k इज इक्वल टू 100. बिल्कुल करेक्ट है. और कॉन्वेक्स टाइप लेंस और कॉन्केव, कॉन्वेक्स होती है, आपको बता रखा है मैंने. तो इसका आंसर आ जाएगा दिस आंसर a, b एंड c. एनालिटिक किसको बोलते थे आप, k 100 एंड c 0 को. ठीक है. तो दो आपको तो यही मिल गए और तीसरा कॉन्वेक्स होती है. आंसर हो गया ये. चलो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में फॉर अ सिंपल कर्व लिखा है टेंजेंट लेंथ r tan डेल्टा बाई 2. बिल्कुल करेक्ट. रिलेशन आप जानते हो, डेरिवेशन देख रखा है आपने. कर्व लेंथ ये होती थी 2 पाई r अपॉन 360 इंटू डेल्टा, लेकिन इसमें लिखा पाई आर लिखा है तो नीचे 180 होना चाहिए था, गलत लिखा है. 2 पाई r अपॉन 360 इंटू डेल्टा होती कर्व लेंथ. तो बी तो रॉन्ग है, ए करेक्ट है. मिड ऑर्डिनेट इज r cos डेल्टा बाई 2 माइनस 1. मिड ऑर्डिनेट वो होती थी, और ये जो लिखा ना r sec डेल्टा बाई 2 माइनस 1, ये एपेक्स डिस्टेंस होती थी. तो ये बी तो गलत है, सी भी गलत है. लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट कॉर्ड 2r sin डेल्टा बाई 2 करेक्ट है इसमें. सो इसका जो आंसर हो जाएगा, दिस इज ए एंड डी. ए एंड डी आर करेक्ट. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर इन एरियल फोटोग्रामेट्रिक सर्वे आप बता दो कौन कौन से ओवरलैप होते हैं, ये पूछा है. एंड टू एंड ओवरलैप्स आर कंसीडर्ड. बिल्कुल करेक्ट है. साइड टू साइड ओवरलैप आर कंसीडर्ड. ऑब्लिक ओवरलैप एरर होती है. ओवरलैप दो ही डायरेक्शन में होती है, एंड टू एंड और साइड टू साइड. तो इसका आंसर ए और बी. ठीक है. सो इसका जो आंसर आ जाएगा, दिस इज ए एंड बी. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. इसमें क्या लिखा है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर जीपीएस, चूज अ करेक्ट सेंटेंस. लिखा है पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी एग्जैक्टली डिटरमाइंड बाय सिंगल सैटेलाइट. हो सकता है कभी, गलत है ना. पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जर्वर इज डिटरमाइंड बाय ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स. बिल्कुल करेक्ट है, ये बी करेक्ट है. फिर एटॉमिक क्लॉक्स आर फिक्स्ड इन सैटेलाइट, ये भी जानते हो आप. ठीक है, बिल्कुल फिक्स होती है सैटेलाइट में. और एग्जैक्ट पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड बाय 4 सैटेलाइट्स. तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी. सो आंसर फॉर दिस, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो आप आसानी से इसको आंसर कर सकते थे. ठीक है. सो यहीं पे ये फिनिश हो गई. मैंने सारा वर्कबुक फिनिश कर दिया, सारा वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस करा दिए मैंने आपको. एमएसक्यू अलग से एक शीट प्रोवाइड किया था, उसमें भी आपको सब कुछ पढ़ा दिया. अब आपका प्रैक्टिस पार्ट बचता है, प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कीजिए. विश यू वेरी गुड लक. थैंक यू.